जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। देखो 10 सेट हो गया और हम लोग 11वां पे आ गए। पता नहीं चला कब 11 हो गया और फिर से मालूम नहीं होगा कि कब 20 हो जाएगा प्रैक्टिस सेट आपका। और जैसा कि आप लोग को अभिषेक सर बता ही दिए हैं कि हम लोग 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक का और 50 क्वेश्चन एडवांस से करेंगे, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। काम लगभग हो गया है, बस उसको अब अंजाम देना बाकी है। तो 50 क्वेश्चन जो एडवांस के रहेंगे वो पहले आएगा, उसके बाद 50 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के रहेंगे वो बाद में आएगा। ये वन शॉट वीडियो होगा, एक वीडियो में 50 सवाल, फिर एक वीडियो में 50 सवाल। इस तरीके से आपको टोटल 400 मिल गया आपको सेट से। 20 गुना 20 400 और 100 मिल जाएगा उससे, तो 500 काफ़ी है। ठीक है, आप लोग बस पढ़िए, सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं पे 1 रुपया नहीं देना है आपको। इतना तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इतना तरीके से क्वेश्चन सजा रहे हैं, हर एक तरीका से सोच रहे हैं कि कौन सा तरीका वो अपनाएगा। क्या वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को उठाएगा, क्या वो कोई दूसरा एग्ज़ाम के ट्रेंड को उठाएगा, किसको उठाएगा, किसी ना किसी को तो उठाएगा, या फिर सबको मिला के बनाएगा। तब भी आपका बल्ले बल्ले है, क्योंकि हर तरीक़ा से हम आपको दे रहे हैं। और सेट नंबर 9, सेट नंबर 9 बिल्कुल एकदम पैटर्न पे था। जिस तरीक़ा से 28 जनवरी का पेपर आया था उसी तरीक़ा से उसी टॉपिक से आपको सवाल मिला। ठीक है, तो सेट नंबर 11 को आपको कंप्लीट देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। ठीक है, इधर उधर अब झांकने का टाइम नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, पढ़ते जाओ, सब होगा। बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा कोर्स है। जो लोग भी इनरोल हैं वो लोग कोर्स को रिवीजन कीजिए। सुपर 50 बैच, 40 डेज टारगेट बैच बाय अभिषेक सर, AS लिख देते हैं अभिषेक सर। मैथ रीजनिंग ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, ये आपका कंप्लीटेड है और ये आपका अभी चल रहा है, ये न्यू बैच है। ठीक है, ये न्यू बैच है। हालांकि न्यू बैच में भी कुछ लोग एडमिशन ले लिए हैं, तो उनको इस बैच का बाकी का वीडियो दे दिया गया है ताकि उनको कंप्लीट कोर्स मिल जाए। ठीक है, बाकी न्यू बैच में एडवांस कंप्लीट हो गया है, अब अर्थमेटिक पे आएंगे। ठीक है, रेलवे में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। सारा का सारा बैच फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे आपको मिल जाता है। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, 7909004902। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम पे ना आपको सारा सेट का लिंक मिल जाएगा एक साथ। जैसे कि ये आपका 11वां है तो 1 से लेके 10 का आपको लिंक मिल जाएगा, 1 से लेके सेट नंबर 10 तक का आपको लिंक मिल जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर देखिए और शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जाइए और हर एक सवाल को बनाइए और कमेंट में उत्तर दीजिए कि आपका कितना सवाल सही हुआ। ठीक है, देखिए पहला सवाल गुणनखंड निकालना है, उसमें से एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना है। ठीक है भाई मेरे, इतना मेहनत से हम आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर मार दिया करो। देखो अभी पहला सवाल है और हम पूरा पसीना से भीग चुके हैं। अभी 20 सवाल बनाने में हमको 5 घंटा का समय लगेगा और 5 घंटा ना इसी गर्मी में हमको रहना है, इसी 600 वाट के लाइट के सामने रहना है, इसी कैमरा के सामने रहना है। ना कमरे में कहीं से हवा आती है ना जाती है, ना पंखा है ना कूलर है ना AC है। और अब देख लो गर्मी किस लेवल का है अभी सावन के महीने में। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम गर्मी में हैं इसीलिए आप जो है सेशन को शेयर कर दो। कंटेंट हम आपको अच्छा देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखो हम कोशिश करते रहेंगे, ऐसा ना कि हम ही अच्छा देते हैं, हम अच्छा देने का हमेशा कोशिश करते रहेंगे। इससे पहले जब एग्ज़ाम का डेट था 28 जनवरी को, तब भी हम लोगों ने बहुत कंटेंट डिलीवर किया था और जो 20 सवाल आया था उस 20 सवाल का कोई औकात नहीं था। ठीक है, अभी जब एग्ज़ाम का टाइम सामने है तब भी हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।
अभिषेक सर अपने लेवल से लगे हैं, हम जो है अपने लेवल से लगे हैं। तो आप लोग लेक्चर को थोड़ा शेयर मार दिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अच्छा लगेगा, ठीक है। और बात है कि अगर कहीं कोई कमी लगता है तो कमेंट बॉक्स खाली ही लिखो ना भाई, हम उसको देखेंगे क्या दिक्कत है, कहाँ पे समस्या है, ठीक है। तो ये पहला सवाल। और इस काम में तो आप लोग माहिर हैं, कितना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कितना टेलीग्राम चैनल होगा, शेयर मार दो एक बार दोस्तों के साथ, ताकि सबके पास ये पहुंच सके, एटलीस्ट 20% स्टूडेंट के पास पहुंच सके, ठीक है। सबको तो हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं, जो सच है वो सच है, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर दिया हुआ है 3a - 2b, और ये आपको देखने से लग रहा है ये 3 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a से मल्टीप्लाई होगा a² बन गया क्वाड्रेटिक, b से मल्टीप्लाई होगा b²। मतलब इसको पहले ठीक करना होगा, फैक्टर तो बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये होगा 3a × 3a 9a² प्लस 6ac माइनस, ध्यान दीजिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस रहेगा तो झमेला नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4b² और प्लस माइनस माइनस 4bc बराबर 0। अब यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन में जो एक फैक्टर दिया है उसको देख के कॉमन लेना है। तो देखो जो एक फैक्टर है वो 3a - 2b है। तो देखो 9a² और 4b² से हम 3a - 2b तो नहीं निकाल सकते हैं, बचा कौन, प्लस का 6ac और माइनस का 4bc। सीखते भी चलिए, प्रैक्टिस भी करते चलिए, ठीक है। अब जब इन दोनों का हम पेयर लगाएंगे, मतलब इसको हम लिख लेते हैं प्लस का 6ac माइनस का 4bc बराबर 0। यहाँ से जब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, c मतलब 2c कॉमन लेंगे, प्लस का 2c कॉमन लेंगे भाई मेरे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3a माइनस का 2b बराबर 0। यही बचेगा। अब देखो क्या बचा मेरा 9 का a² माइनस का 4 का b²। यही बचा कि नहीं बचा, यही बचा। अब देखो इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो भाई इसमें 4 और 9 में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं जो कि दिखना चाहिए आपको, क्या 9a² को हम 3a² लिख सकते हैं और 4b को हम 2b² लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। अब ये a² माइनस b² क्या लिख दे, a + b × a - b, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3a + 2b और इंटू 3a - 2b, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो पूरा इक्वेशन से 3a - 2b को कॉमन ले ले, बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कहीं कुछ गलत नहीं ना हो रहा। अब यहाँ पे आप देखो 3a - 2b कॉमन ले लिए, तो भाई क्या बचा मेरा 3a + 2b और 3a + 2b प्लस का 2c, यही बचा ना। तो भाई अगर एक फैक्टर मेरा ये दे रखा है तो दूसरा फैक्टर मेरा ये है, मतलब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। और कौन से ऑप्शन में दूसरा वाला फैक्टर है 3a + 2b + 2c, देखो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए और इसको लगाइए। एक एक सवाल को बनाने में, सजाने में टाइम लगता है। जैसे कि सवाल हम नहीं बनाए, सवाल एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन उसको ढूंढने में कि कौन सा टॉपिक से अगला सवाल होगा, किस टाइप का अगला सवाल होगा, इसके बाद कौन सा सवाल होगा। अलजेब्रा से अगर 5 सवाल देना है तो कैसा वो 5 सवाल कौन सा होगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, जो कि सिलेबस के हिसाब से देना बहुत ही ज़रूरी है। कहता है कि यदि 5x² + 14x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 5x + 7 का होल स्क्वायर को x² + x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर आपसे पूछा है। अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा सर कि इसको भागा देना है, इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा उसको भाग देंगे x² + x + 1 से, तब जाके रिमाइंडर बचेगा।
रिमाइंडर या तो -1 या तो 1 या तो 0 या तो 2 बचेगा। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। अब देखो उत्तर देने से पहले सोचिए कि ये सवाल बनेगा कैसे। आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस पूरे पोर्शन को a मान लें और इस पूरे पोर्शन को हम b मान लें तो ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे हो जाए है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ध्यान से जब जोड़ेंगे तो साइन में चेंजेस नहीं होगा। तो अब देखो इसको जोड़ो 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर। अब देखो 14x में 5x जाएगा प्लस का 9x बचेगा प्लस 2 प्लस 7 प्लस का 9। ये हो गया a प्लस बी वाला पार्ट। अब आएगा a माइनस बी वाला पार्ट। तो जब माइनस करेंगे तो अंदर का सारा साइन बदल जाएगा। ये होगा -4x स्क्वायर, ये होगा प्लस का 5x और ये होगा माइनस का 7। ध्यान देना है जो घटाने में। तो 5x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर बचा 14x और ये प्लस का 5x होगा तो ये हो गया प्लस का 19x और ये होगा 2 और ये होगा माइनस का 7 तो ये बचेगा माइनस का 5। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब भाई मेरे अब इसको भागा देना है उससे। एक चीज़ ध्यान दो, अगर यहाँ पे 9x स्क्वायर है प्लस 9x है प्लस 9 है, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन निकाल लें तो अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बचेगा और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 19x माइनस का 5। अब अगर इसको हम भागा देंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से तो भाई ये तो कट जाएगा, काट दे रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा और सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना था इस सवाल को, ऐसे इस सवाल को करना था। तो देखो सवाल आ जाए ना तो थोड़ा सा उसको उस सवाल के पीछे टाइम दीजिए कि ये कैसे होगा। और एक बार में कोई भी काम आज तक नहीं होगा भाई, उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे लगे हुए हैं वैसे लगे रहिए, बाकी हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और इसके कंसेप्ट के पीछे एक फॉर्मूला भी है जिसको याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो उस फॉर्मूला पे ना जाके हम आपको लॉजिकली बता देते हैं कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। पहले सवाल को समझिएगा, ठीक है। कहता है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस k बराबर 0 का एक मूल समान है। अब एक बात बताओ, जब इस इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी x का 2 वैल्यू आएगा। तो भाई यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ भी x का 2 वैल्यू आएगा। तो दोनों का एक वैल्यू जो है बराबर है, एक वैल्यू जो है बराबर है। मान लो कि यहाँ पे x का वैल्यू आएगा a और b, मान लो सपोज दैट यहाँ से x का वैल्यू आएगा मान लो कि a b, ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा a और c। तो भाई देखो ये एक वैल्यू ना बराबर है, ये बोल रहा है सवाल। तो जब एक रूट बराबर है, जब एक मूल बराबर है तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको फॉर्मूला पे लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसको याद रखना मुश्किल है। एक मूल भी बराबर है तो भाई उसका अलग फॉर्मूला है, अगर दोनों मूल बराबर है तो उसका अलग फॉर्मूला है। तो उधर लेके आपको नहीं जा रहे हैं। आप सीधा सा बात बताइए कि k का ही तो वैल्यू पूछा है। तो अगर हम इसको देखें कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस k के जगह पे क्या रखें कि हम इसको फैक्टराइज कर पाए। तो ये ऑप्शन आपका मदद कर देगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो फैक्टर नहीं बनेगा, 2 रखेंगे तो फैक्टर नहीं बनेगा, आप देख लीजिएगा। 3 रखेंगे तो फैक्टर नहीं बनेगा, 4 रखेंगे तो फैक्टर बनेगा।
तो ये चीज़ ना ऑप्शन आपको बता देगा, ये बहुत आसान है। ऑप्शन आपको बता देगा कि किसको रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर होगा, गुणनखंड बनेगा। तो देखो यहाँ से k के वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, ये चीज़ आप भी सीख जाइएगा, बस आपको फैक्टर करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको हम लिखते हैं 2x, इसको हम लिखते हैं 2x माइनस 1 या 3x माइनस 2x, तो ये तो टूटता ही नहीं, कॉमन फैक्टर निकलता ही नहीं। अगर हम 2 रखते तो भाई यहाँ पे 2 होता, तो हम इसको कैसे तोड़ते, नहीं टूटता। 3 रखते तब कैसे टूटता, नहीं टूटता। 4 रखने से ये चीज़ दिख रहा था कि ये टूट जाएगा, तो भाई k के जगह पे 4 रख देंगे। अब देखो इसको हम समझा देते हैं, इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 होगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 होगा। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -3, एक आएगा 1। सिमिलरली इसको तोड़ दो, ये हो जाएगा x² प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 4, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 4। देखो फैक्टर हो गया ना। और यहाँ से भी x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -4 और एक आएगा 1। तो देखो एक वैल्यू, एक मूल कॉमन है कि नहीं, एक मूल बराबर है कि नहीं, यही सवाल बोला था। तो अगर ऐसे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है और एक में k का वैल्यू पूछ देता है, तो भाई इस तरीका से आप कर सकते हैं। उस केस में आपको इसका सहारा भी नहीं लेना है, हम ये समझाने के लिए आपको कर दिए। बाकी इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा झूल झाल है उसमें, वो याद भी हम आपको करवा देंगे अगला सेट में, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, सवाल ये बोल रहा था तो सिंपली हमको k के जगह पे वैल्यू रखना था ना। तो हम चारों ऑप्शन से देखते हैं कि k के जगह पे क्या रखें कि ये ऐसे टूट जाए। अगर हम k के जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तब ये ऐसे टूटेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यही सब क्वेश्चन अगर डिजिटल बोर्ड पे आप लोग देखेंगे ना तो कंटेंट आपको दिखेगा, लगेगा कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और इस टाइप का सवाल 2016 वाला CGL का जो परीक्षा हुआ था, यही वाला जो अभी तक खींच रहा है, उसमें आया था, ठीक है। तो ये सवाल कहता है कि यदि x/a बराबर y/b बराबर c/z है तो इसका मान निकालना है। तो 3 तरीका से इस सवाल को कर सकते हैं। अगर बेसिक से करना होगा तो x/a इक्वल टू y/b बराबर c/z बराबर k मान लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 4-5 स्टेप में लंबा कैलकुलेशन होगा। अगर वही k के जगह पे इनका वैल्यू 1 मान ले, अगर वही k के जगह पे इसका वैल्यू 1 मान ले कि x/a बराबर y/b बराबर c/z बराबर 1 है, तो भाई इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1। तो अगर x/a बराबर 1 है तो आप कहेंगे सर कि x बराबर a है, सिमिलरली y बराबर b है और सिमिलरली c बराबर z है। आप कुछ मान भी सकते हैं, जैसे कि अगर x का वैल्यू 1 मान ले, y का वैल्यू 2 मान ले और b का वैल्यू 3 मान ले, तो वैसे भी आ सकता है, मान के भी आ सकता है, और बेसिक से भी आ सकता है और 1 मान के भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे आसान है वो ये वाला तरीका है, जिससे जल्दी होगा। अब x बराबर a है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a बिठा दो। तो x के गुना में a है तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस b इंटू b स्क्वायर अपॉन नीचे में देखो a प्लस b और x और y के जगह पे a माइनस b। तो एक बात बताओ, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब ऊपर नीचे सेम ही तो है, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और सेम चीज़ आपको यहाँ भी दिखाई देगा, b इंटू वाई मतलब b² माइनस c इंटू जेड मतलब c² और b इंटू बी प्लस सी इंटू
b माइनस सी, यही होगा ना। देखो ये भी तो सेम है, यहाँ भी तो 1 आ जाएगा, और भाई इसी तरीक़ा से यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, यहाँ भी सी माइनस ए होगा, तो ये भी ऊपर नीचे कट के 1 देगा। तो 1 + 1 + 1 3 आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। देखिए बेसिक से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन 3-4 स्टेप बढ़िया एकदम तगड़ा वाला 3-4 स्टेप जाएगा, जहाँ पे आपको दिमाग घूमने जैसा लगेगा। अगर 9-10th का होता तो एकदम बेसिक से बता देते, लेकिन अब एग्ज़ाम में उत्तर देना है तो ऐसे भी मेरा आंसर आ जा रहा है। या तो आप x का वैल्यू a रख दो, या तो आप a का वैल्यू x रख दो, दोनों बात बराबर है। या आप b का वैल्यू y रख दो, या आप y का वैल्यू b रख दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। किसी भी तरीक़ा से 2-3-4 तरीक़ा से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग से आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। बोला है कि यदि x² + xy + y² बराबर 84 है और x - √xy + y बराबर 6 है, तो x³ + y³ का मान क्या है। अब देखो 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। 2 वेरिएबल x और y है, 2 इक्वेशन दिया है। बोले सर ठीक, x और y का वैल्यू तो अलग अलग निकलेगा, ये बात तय है, ठीक है। अब आपको जो उत्तर देना है वो x³ + y³ का मान बताना है। देखिए 2 तरीक़ा से इस सवाल को कर सकते हैं। पहला मेथड होगा बेसिक और दूसरा मेथड होगा वैल्यू पुटिंग। तो अगर आप बेसिक से जाएंगे तो इसको देखो x² + xy + y² बराबर 84 दिया है, और इसको गौर से देखो, ये x - √xy + y बराबर 6 दिया है। तो आप देखो, आप अगर बेसिक से आप करना चाहते हैं तो ये सवाल कैसे होगा, देखो ज़रा। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो इसके साथ तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं कुछ। क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे x और y का स्क्वायर है, यहाँ पे x और y का स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें फिक्स होगा, पुट होगा, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ये यही चीज़ है x + y माइनस, इसको इधर ले जाते हैं, बराबर 6 + √xy, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा, इसमें इसका कुछ वैल्यू सेट होगा, ठीक है। तब जाके आपको आगे जाके x और y का वैल्यू मिलेगा। समीकरण 1 ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को मिला के x और y का वैल्यू आएगा, लेकिन इतना झंझट में हम आपको डालना नहीं चाहते हैं। आप ज़रा इसको देखो ध्यान से, यही के इसको देखो, x + y बराबर 6 + √xy है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि x और y का गुना करके जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आपको आया कि x और y को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब x और y का ऐसा वैल्यू सोचना है, देखो हम बहुत आसानी से आपको कह दे रहे हैं कि ऐसा वैल्यू सोचना है, जबकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। कि ये दोनों साइड आपका बराबर हो जाए या यहाँ पे 6 आ जाए, बात वही है। तो देखो यहाँ पे ना परफेक्ट स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर, अब बहुत बड़ा वैल्यू आपको नहीं सोचना है क्योंकि इनका स्क्वायर करके और इनका गुना करके जोड़ के 84 ही तो आएगा। तो अगर हम x को 9 ले लें या y को 9 ले लें तो भाई वो तो ऑलरेडी अकेले 81 लेके जाता है, मतलब छोटा वैल्यू सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम x को 8 मान लें तो 8 का स्क्वायर 64 और y को हम 2 मान लें तो 8 दूना 16, 8 × 2 16 परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो अगर हम x को 8 माने और y को 2 माने तो यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 6 प्लस रूट अंडर 8 दूना 16, तो 6 और 4 10, देखो ये सेटिस्फाई
कर गया। और यहाँ भी x का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 दूना 16, 64 16 80 प्लस 2 का स्क्वायर 4 84। ये तरीका बेसिक वाला से आसान है, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। अगर नहीं सोच सकते हैं तो फिर इस सवाल को फिर बेसिक से करना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और बेसिक में आपको एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट का समय लग जाएगा इसमें। तो भाई x मेरा 8 है और y मेरा 2 है, तो अब 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब 8, 512 और 8 520। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है ना तो बहुत सारा क्लू देता है। देखो यहाँ 512 भी दिया हुआ है, ये 729 दिया हुआ है, ये 9 का क्यूब है, ठीक है, ये 625 दिया हुआ है, ये 5 का क्यूब है। बहुत सारा वो देता है कि ताकि आप पकड़ पाएँ। तो भाई ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सीधा ऑप्शन। और 5 सवाल आपका अलजेब्रा से बैक टू बैक। ट्रिगो का एक सिंपल सा फॉर्मूला से ऐसे सवाल को सजा देता है, cos 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री। अब इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करने का गलती मत कीजिएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, 10, एक होता है 45 प्लस थीटा और एक होता है 45 माइनस थीटा। तो 10 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। और ये भी जान लीजिए अगर 10 45 माइनस थीटा होगा तब ये आपका उलट जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा होगा और cos थीटा माइनस साइन थीटा होगा, बस साइन आपका पलट जाएगा। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये 10 45 प्लस थीटा के जगह पे 17 है और 10 45 प्लस 17 कितना 62, 10 62 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका एक वेरिएशन और होता है 10 में, उसको भी याद रखिएगा। और ट्रिगो का जो आपको मटेरियल दिए हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। देखिए सेट नंबर 9 10 और ये 11 को सेम पैटर्न पर रखा है, ठीक है। फिर आपका 12 13 14 वो उस पे जो है पैटर्न डिफरेंट रहेगा, उन सब में एडवांस से सवाल थोड़ा कम रहेगा और चैप्टर से ज़्यादा रहेगा। तो कहता है कि यदि साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का वैल्यू 3 है तो साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, सवाल यही है जी, इसका मान क्या होगा। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को ट्रिगो के आइडेंटिटी के साथ फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए साइन और साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। कोसेक को हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन प्लस 1 बाई साइन बराबर 3। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया है, तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 7 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 है तो ये x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो भाई वही 7 होगा। एलसीएम लेके कर देना है सॉल्व, ठीक है। तो ये तो एक है कि आप इसको अगर समझ गए तो आप ऐसे उत्तर कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है टेंशन मत लो, अगर नहीं भी समझ में आया, वहाँ पे पैटर्न नहीं भी समझ में आया तो क्या दिक्कत है, इसको कर दो सॉल्व। पूछा है साइन में तो इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस 1 बाय साइन अल्फा बराबर 3, स्क्वायर लगा दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2, क्योंकि साइन इंटू 1 बाई साइन में साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बराबर इधर 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 गया तो ये सर कितना, इसको एक ही बार लिख देते हैं, इधर बचा 7। अब हमसे पूछा है साइन का पावर 4 अल्फा। अब देखो इसके लिए आपको कुछ नया काम करना नहीं है, यहाँ पे आप देखो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा,
ये मल्टीप्लाई होगा तो ये लेके जाएगा साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 1 बराबर क्या 7। इसीलिए हम बोले कि अगर ये x है तो ये 1/x है, यही दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा है, क्योंकि इसको अगर आप तोड़ के अलग अलग करेंगे तो यही चीज़ दिखेगा, या इसको अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही चीज़ तो हमसे पूछा है, यही चीज़ हम आपको बता रहे थे अभी। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब बनाइए इस टाइप का क्वेश्चन जो क्वाड्रेंट के रूल पे बेस्ड होता है। तो भाई आपको क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, और उसको याद करना बहुत ही आसान है। ट्रिगो का जो आपका लेक्चर है कोर्स में कंप्लीट इस टाइप का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक सवाल आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है आपको इसमें बहादुरी नहीं दिखाना है। कॉस ए है तो भाई कॉस ए को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कॉस ए रहेगा प्लस साइन 270 प्लस ए। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए साइन 270 प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कॉस ए हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस का कॉस ए, प्लस कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस का कॉस ए। देखो सब कट गया ना भाई, उत्तर क्या आया 0। हम कुछ गलत लिख दी क्या ऑप्शन में, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन को 0 बना लो, चलो इसी को 0 बना लो। इसका सही उत्तर क्या होगा 0। एक लड़का कमेंट किया था कि सर वीडियो पोस्ट करने से पहले ना ऑप्शन को चेक कर ले करो। भाई मिस्टेक हो जाता है, क्या करें, सुधार भी तो देते हैं सामने, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि वीडियो बना के और सीधा हम लोग पोस्ट कर देते हैं, नहीं, पहले पूरा चेक कर लेते हैं कि सब कुछ है, सब ठीक ठाक से है, सब सीरीज से है कि नहीं। कहता है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा प्लस 5। न्यूनतम और अधिकतम दोनों एक ही सवाल में पूछ लिए, ठीक है। तो 15 cos थीटा माइनस 8, कहीं sin थीटा पहले तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो भाई इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। आपको मालूम है सीधा इसका फॉर्मूला आता है, अगर ये एक्सप्रेशन है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो प्लस में √a² प्लस b², ये आपको बताएगा मैक्सिमम वैल्यू, बहुत आसान होता है। और ये माइनस में √a² प्लस b² क्या बताएगा आपको मिनिमम वैल्यू। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल है और सीधा सीधा आपको जवाब देना है। अब देखो ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर ये कोस और साइन में नहीं होता तो इसको कोस और साइन में लेके आते, क्योंकि फॉर्मेट यही है। इसके जैसा 2-3 फॉर्मेट और है जो कि आप लोग को बताए हैं, ठीक है। 2-3 फॉर्मेट और है जो कि आपको बताए हैं। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होता तो इसको लेके आना पड़ता इस फॉर्मेट में, तब जाके हम लोग उत्तर दे पाएंगे सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे 15 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा। अब देखो -8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस से आपको टेंशन नहीं लेना है। एक a है और एक दूसरा मेरा b है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा, अब देखो √15 का स्क्वायर 225 प्लस माइनस लगा दो, और 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 प्लस माइनस √289। आप यहाँ पे ट्रिपलेट भी लगा सकते हो, और ये प्लस माइनस 17 आ गया, ठीक है 17। अब देखो 17 और -17 इसका उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे +5 भी है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा आपका मिनिमम, वो होगा आपका -17 और प्लस में क्या है 5 है, मतलब -12। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका, देखिए अकबका के कोई काम मत कीजिए, ठीक है।
ऐसे कि 6 है, 4 है, 4 है, 10 है, 8 है, 9 है, सबको जोड़ देंगे, डिजिटल सम लगा के यूनिट डिजिट देख लेंगे, एकदम सवाल देखते ही सेकंड में उत्तर आ गया। करोगे क्या सेकंड में उत्तर देके? अगर आपके सामने 100 सवाल है और आप 100 सवाल को 100 सेकंड में बना दिए तो फिर आपको मतलब इस फील्ड में आने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका जगह कहीं और है। बात को मेरा समझना, ठीक है। और ये जब मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो प्लस का 17 और इधर प्लस का 5 है तो ये 22, मतलब मिनिमम वैल्यू -12 और मैक्सिमम वैल्यू 22। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा आंसर हो गया। तो जब a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो भाई प्लस माइनस √a² प्लस b² लगा देना। प्लस का वैल्यू मैक्सिमम देगा, माइनस का वैल्यू मिनिमम देगा। क्लियर? 5 सवाल ज्योमेट्री के 5 टाइप के। कहता है कि इन ट्रेंगल ABC एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री है, AB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है एंड cos B इक्वल टू 0.5 है, देन द लेंथ ऑफ AC इज। अब देखो सवाल अंग्रेजी में भी हिंदी में भी क्या फ़र्क है। ट्रेंगल ABC में सब कुछ सेम है यहाँ और है, तो AC की लंबाई कितनी है? तो इसको एक ही भाषा में लिखने में फ़ायदा था कि नहीं? एकदम आसान सवाल है, ठीक है। जो दिया है उसको राइट एंगल ट्रेंगल में पहले छाप दो भाई साहब। ये मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। कोण C पे 90 डिग्री है तो इसको A माने, ये C है और ये B है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं तो बोला है कि AB का जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और cos B, ये जो एंगल B है उसके बारे में बोला है कि cos B बराबर आधा है। अगर cos B बराबर आधा है तो क्या हम इसको cos 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? मतलब एंगल B का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बात समझ में आया? ये 60 डिग्री है। अब हमें AC का लेंथ पूछा है, AC का लेंथ पूछा है और AB का लेंथ मालूम है, तो क्या लगा दे? साइन लगा देते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ से हम साइन लगा देते हैं। तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB, यही हो जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2 बराबर AC तो निकालना है और AB है आपका 2.5, यही है। यहाँ से आपको AC का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। देखो तो 2.5 इंटू √3/2, इसको उधर ले गए बराबर AC। अब ये 2.5 है तो इसको हम 25/10 लिख दें। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 √3/8, सॉरी 5 दूना 10, 5 √3/4 किधर है? ऑप्शन सी आपका सीधा उत्तर हो गया। ये सवाल था। इस टाइप का भी सवाल ट्रिगो में पूछता है, आइडेंटिटी वाला में, जो कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के या एंगल लगा के सवाल आपका बन जाएगा। देखो इसमें AB का लेंथ दिया था 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, और cos B, ये जो यहाँ से देखा cos B तो 0.5 मतलब आधा मिला, ठीक है। तो AC का लेंथ पूछा था, तो अगर cos B मेरा आधा है इसका मतलब ये है कि जो एंगल B है वो 60 डिग्री का है। अब डायरेक्ट ही इसको समझ सकते थे, ये 60 है भाई तो ये मेरा 30 है, ठीक है। आप यहाँ पे रेशियो भी लगा सकते थे। 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3 और 90 के सामने क्या होता है 2। तो भाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका और √3 का वैल्यू आपसे पूछा है, वही बात ना है। देखो तो 2 का वैल्यू 2.5 इंटू √3/2 और यहाँ से डायरेक्ट आपको AC का वैल्यू मिल जाता है। अब वैसे भी इसको निकाल सकते थे, फिर भी हम आपको समझा दिए बेसिक, ठीक है।
छोटा सा सवाल है, इसमें 2 फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और हम दोनों लिख दिए हैं, समझा देते हैं। बोला है कि ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री का है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी पॉलीगन है, ट्रेंगल को छोड़ के, ट्रेंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल से 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, 12 भुजा वाला, 20 भुजा वाला, 50 भुजा वाला, 100 भुजा वाला, और अगर उसका इंटरनल एंगल दिया है, ये रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, हर एक साइड इसका क्या है, बराबर है, क्लोज फिगर है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर ये है, ईच इंटरनल एंगल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। यहाँ पे n क्या है, तो नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की संख्या है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल आप तभी निकाल पाइएगा जब आपको नंबर ऑफ साइड मालूम रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ साइड तो दिया नहीं है, तो पहले इंटरनल एंगल के मदद से नंबर ऑफ साइड निकालेंगे, फिर उस साइड के मदद से नंबर ऑफ डायगोनल निकालेंगे। देखिए इतना अच्छा से हम कंटेंट को सजा के लाते हैं कि ताकि आप लोग को कहीं कोई परेशानी होना ही नहीं है, बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, मेरा मेहनताना यही है, ठीक है। तो भाई इसका ईच इंटरनल एंगल 140, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री बराबर n-2 गुना 180 बटा n। अब इसको आपको जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका हो गया, ये हो गया आपका 140n बराबर 180n माइनस 360, ठीक है, यही हुआ ना 180। अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो भाई ये हो जाएगा 180 में 40 गया तो 40n बराबर 360, और n बराबर कितना आ गया 9, मतलब उस पॉलीगन में 9 साइड हैं, 9 भुजा है। अब जब भुजाओं की संख्या मिल गई 9, तो हम नंबर ऑफ डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं, n इंटू n-3/2। और अगर ये याद नहीं है तो भाई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। अब इस n को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 में 3 गया तो 6 बट्टा में 2, 2 से 3 बार में 9 तिहाई 27 विकर्ण है, उसमें 27 डायगोनल बनेगा, 27 डायगोनल है। अब देखो आप इसको क्वाड्रिलेटरल में चेक कर लो, आपको मालूम है कि चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, कोई भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है तो भाई उसमें 2 ही डायगोनल होगा। आप n की जगह पे 4 रखो तो नंबर ऑफ डायगोनल आपको दिख जाएगा, 4 - 3 1 भागा 2, 2 दूना 4, देखो 2 डायगोनल होता है चतुर्भुज में। ट्रेंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ट्रेंगल में विकर्ण नहीं होता है, तो भाई अगर यहाँ n के जगह पे 3 रखेंगे, 3 - 3 0, 0 बटा समथिंग 0, 0 डायगोनल होता है। तो कितना भी साइड है आप उसका डायगोनल निकाल सकते हैं। मान लो कि यही सवाल आपसे पूछ दिया कि एक रेगुलर पॉलीगन है और उसमें 100 भुजा है, तो उसमें कितना डायगोनल होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, n के जगह पे 100 रख देना है, 100 में 3 गया 97, और 97 फिर भागा 2, ये हो जाएगा आपका 50, और ये 0, 7 × 5 = 35, और 9 × 5 = 45, और 3 48, 4850 डायगोनल होगा उसमें, आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल में हम दोनों फॉर्मूला आपको सिखाने के लिए इस सवाल से नंबर ऑफ साइड को हटा दिए। कहता है कि रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4, देन द क्वाड्रिलेटरल इज, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे दिया है 1:2:3:4, तो भाई वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, पैरेललोग्राम है और ट्रेपेजियम है, रोम्बस है कि रेक्टेंगल है। सबसे पहला बात, रेक्टेंगल तो होने से रहा,
क्योंकि आयत का जो होता है वो ईच एंगल 90 डिग्री का बराबर होता है, तो ये तो होगा नहीं, ना ही रेक्टेंगल होगा ना ही स्क्वायर होगा। अब बात है कि ये पैरेललोग्राम है कि ट्रेपेजियम है कि रोम्बस है, तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम इनके एंगल को जोड़े तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 का वैल्यू है वो हो जाएगा 360 डिग्री, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अगर एक का वैल्यू 36 है तो भाई दूसरा मेरा कोण होगा 72 डिग्री का, तीसरा 36 दिया 108 डिग्री का, और चौथा 36 चौके 4 तिया 12 120 144 डिग्री का। अगर किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल ऐसे हैं, तो भाई ये जो आपका होता है वो होता है ट्रेपेजियम, याद भी रख सकते हैं, समलंब, सीधा। ठीक, दिमाग लगाइए और बनाइए, बहुत आसान है। हाँ, पहला बार जब हम भी ये सवाल देखे तो हमको लगा कि भाई बहुत मुश्किल सवाल होगा, लेकिन आसान सवाल है। एक सर्वेक्षक खेत को कुछ ऐसे मापता है, इस तरीक़ा से वो खेत की नपाई जो है कर देता है। खेत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, एरिया ऑफ द फील्ड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई पूरा बाउंड्री तो इसका एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अंदर का बंटवारा कैसे किया है ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा डायगोनल है और इसका लेंथ दे दिया है a, और ये जो आपको ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसका हाइट दे दिया है z। देखिए ऐसा वाला साइन लगा हुआ है, मतलब ये हाइट है, हर जगह 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें जितना ट्रायंगल दिख रहा है सबका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और एरिया, ट्रायंगल का जो एरिया है उसका निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं समझाने के लिए ABCD, एकदम आसान सवाल है और ये इंटरेस्टिंग था, इसीलिए हम आपको यहाँ पे लेके आए। सवाल में कुछ नहीं, आपको डरना नहीं और ऐसा भी नहीं सोचना कि हम आपको डरा रहे हैं, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो आप देखिए ट्रायंगल ACD का लेंथ क्या है, A है, और इसका हाइट क्या है, Z है। तो ट्रायंगल ACD का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AZ, आधार गुना ऊंचाई प्लस। अब देखो ट्रायंगल AC और इसको नाम दे देते हैं E, ट्रायंगल ACE, इसका भी आधार क्या है, इसका भी आधार क्या है, इसका भी आधार क्या है, इसका भी आधार A है, और सर इसका भी हाइट क्या है, यही ना इसका हाइट है, इसका हाइट क्या है, y है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, AY, या इसका एरिया आप BY भी निकाल सकते हैं, सॉरी BY निकालेंगे, BY। तो अगर हम इसको बेस माने, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये मेरा ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है, देखो इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो इसका आधार B और ऊंचाई Y, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू BY। ठीक है, प्लस ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में आओ, देखो इसका लेंथ क्या है, B, ठीक है, और इसका इस वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल, तो इसका आधार है B और ऊंचाई है T, तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू BT प्लस ये हो गया। अब आपका इकलौता ये ट्रायंगल बचा, इसका आधार क्या है, C, इसका आधार क्या है, C, और इसका ऊंचाई क्या है, X, तो ये हाफ इंटू CX। अगर सबसे हम हाफ कॉमन ले लें तो AZ प्लस BY प्लस BT प्लस CX, यही ना पूरा खेत का एरिया है। कौन सा ऑप्शन में है, AZ BY BT, AZ BY BT CX, ऑप्शन नंबर C आपका उत्तर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, हम भी इसको आज मतलब देखें तो हमको लगा कि नहीं बहुत आसान सवाल है और इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है।
है, आप बनाइए और इसका उत्तर दीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है यदि उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या क्या है? बहुत आसान है। तो भाई अगर ये 22 सेंटीमीटर क्या दिया है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है, पहले जो रेडियस था उसको 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दिए तो अब जो उसका एरिया बना वो पहले वाले एरिया से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, मतलब दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल सर्कल का रेडियस मेरा r है तो नया वाला सर्कल का रेडियस r+1 है, तो इसके एरिया में से इसके एरिया को घटाएंगे तब जाके 22 सेंटीमीटर स्क्वायर पता चला होगा। सिंपल सा बात है। तो भाई ये पाई इंटू r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बराबर 22, यही ना है। अब यहाँ से क्या, कुछ नहीं बचा, ये आप यहाँ से पाई को कॉमन लीजिए, मतलब 22/7। तो सर इधर क्या बचा, r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होगा a+b इंटू a-b। तो जब a+b करेंगे मतलब r1+r इंटू a-b मतलब r+1 माइनस r, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर 22। और ये 22 से 22 उड़ जाएगा, आपको भी मालूम है। 7 मेरा जाएगा उधर, 2r+1 बराबर 7। तो आप समझ गए यहाँ से r का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। मतलब पहले मेरा रेडियस 3 था, अब 1 जोड़ के कर दिए हैं 4, तो उत्तर सी सीधा। समझ आया? शेयर करते जाइए वीडियो को, ठीक है सर, बताइए आप, ठीक है। कहता है कि इफ द हाइट ऑफ अ बकेट इज 45 सेंटीमीटर एंड रेडाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट। किसी बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है और दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन क्या है? छिन्नक का आयतन, फ्रस्ट्रम का आयतन आपसे पूछा है। तो भाई बाल्टी दिखता कैसा है आपको मालूम है, तो सीधा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लगाना है। वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 ऑफ पाई इंटू एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर, यही होता है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कितना बड़ा हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो इसको हम लिखेंगे 1/3, पाई का वैल्यू बोला है कि 22/7 ही लीजिए, हाइट मेरा 45 है और अंदर बड़ा वाला रेडियस 28 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस छोटा वाला रेडियस 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुना 7, ये होगा, और तब जाके सेंटीमीटर क्यूब में आपका उत्तर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने का कई तरीका है, हम आपको मूलभूत बात बता रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 7 से तो कटेगा और 11 का भी मल्टीपल होगा। तो हम ऑप्शन में अगर 7 का और मल्टीपल देख लें और कोई एक ऑप्शन मिला तो सीधा उत्तर, अगर 2 ऑप्शन मिल गया तब भी हम लोग उससे छांट सकते हैं। दोनों ऑप्शन 11 का और 7 का नहीं होगा, हो सकता है एक 11 का हो एक 7 का हो, और कोई एक ऑप्शन होगा जो 11 का भी होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। तो इसको सॉल्व करने से आसान है कि नंबर जो है 11, 7 और 7 ही 7, देखो 3 से भागा जाएगा, कंप्लीट नंबर है, तो ये 3 का भी मल्टीपल होगा। अब देखो 3 चीज़, 3 देख लो, 7 देख लो, 11 देख लो, कोई एक देख लो, आपको उत्तर दिख जाएगा। अगर 11 देख लें तो अल्टरनेट डिजिट का सम 0, सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए। 5 और 4 9, 8 और 1 9, 9 में 9 गया 0, ये हो सकता है। यहाँ पे 8 और 4 12 और 8 5 13, डिफरेंस 1, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 4 5, 8 5 13, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 4 5, 8 5 13, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन मेरा बचा। अब ये देखो ये 3 से भी जाएगा, 8 4 12 3 से गया, 5 और 1 6 3 से गया, ये 7 से भी जाएगा, 7 6 42, बचा आपका 7
7 छके 42 बचा आपका 6, 65, 7 9 63, 7 21। देखो ये 7 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। तो ये आप तरीका लगा सकते हैं और ये ट्रिक नहीं है। आपको तो लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तो 7 से कटेगा ना भाई, तो जो नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और ये 11 से भी कटेगा, मतलब वो 11 से गुना होके ये आएगा, मतलब जो नंबर होगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा। बट्टा में 3 है, ये 3 से भी कटेगा, मतलब जो नंबर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो ऐसे आप चालाकी से उत्तर दे सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि चारों का चारों ऑप्शन 7, 11 और 3 का मल्टीपल हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखें, आप बनाइएगा। कहता है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, आप इसका जवाब दीजिए, हम नहीं देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। कमेंट में आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिए और लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए तो हम काट ही दिए हैं, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का बहुत तरीका है, लेकिन अगर वो 100 के अंदर हो तो भाई मेरे तरीका से क्या मतलब है। अगर आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर ही याद है तो वो तो सीधा आपका उत्तर हो जाएगा ना, सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। आपको मालूम है कि 9801 जो है 99 का वर्ग है, तो वो संख्या कौन सा है, 9801 है। तो बहुत आसान है। रेकरिंग से बहुत बार सवाल पूछा गया है दरोगा में, ठीक है। तो भाई इस सवाल को बनाइए। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब इन सबको जोड़ के एक्स के बराबर है, तो एक्स का मान मतलब इन सबको जोड़ना है। 0.3 पे रेकरिंग है, 0.6 पे रेकरिंग है, 0.7 पे है और 0.8 पे है। कई तरीका से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, कई तरीका से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको हम 3/9 लिखें, इसको हम 6/9 लिखें, इसको हम 7/9 लिखें और इसको हम 8/9 लिखें। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 6 21 और 3 24, 24/9, 24/9, 24/9। तो भाई एक बार इसको काट दे, 3 3 9, 3 8 24, 8/3 मतलब 2 सही, 2/3 आपका उत्तर हो जाएगा। या इसको आप 2.6 पे भी बार लिख सकते हैं, 2.6 पे भी बार लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक तरीका आपको ये भी बताए थे, 3 है 3 है 3 है 3 है, मान लो कि 1 2 3 4 5 बार लिख लिए, 0.6 है 6 है, यही ना रिपीट हो रहा है भाई, यही ना रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 7 और फिर 0.8 तरीका देखिए सीखा हुआ रहेगा तो कहीं भी काम में ले लीजिएगा। सबको जोड़ो, 6 3 9 और 8 7 15, 15 और 8 23, 8 7 15, 6 21 और 3 24 सॉरी का 4, हाथ में 2, कितना होगा 24 और 2 26, 24 और 2 26, 24 और 2 26, 24 और 2 26। क्या दिखा आपको, 2.66666 मतलब 2.6 पे बार, समझ आया। ऐसे भी कर सकते हैं और उत्तर देते जाइए भाई, मतलब बहुत मेहनत लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत से हम घबराते हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि जो लगता है वो हम आपको बोल देते हैं, ठीक है, पीछे हम कुछ नहीं रखते हैं पेट में। तो शेयर मारते जाइएगा। देखिए कहता है कि 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब देखो इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका, सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। तरीका तो कई है जो कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये तरीका आपको याद रहेगा। अब एक बात बताओ कि 120 के जस्ट बाद कौन सा संख्या है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है।
तो आप कहेंगे सर 120 के जस्ट बाद 121 है, किसका है? 11 का। मतलब 11 का स्क्वायर कितना है सर? 121। 12 का सर कितना है सर? 144। ऐसे करके आप मैनुअली देखते जाओ, 13, 14, 15, 16, 17। देखो 300 से पहले रहना है, तो भाई 13 भी होगा, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, 18 नहीं होगा, क्योंकि 18 का होता है 324 और हमें 120 से 300 के बीच रहना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दिमाग पर जोर लगा? दिमाग पे लोड पड़ा नहीं ना? सिंपल था ना? तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, और इस तरीका का जो भी होगा बहुत पसंद निकलता है। इस तरीका का जो भी सवाल पूछा जाता है 300 से 400 के बीच, 400 से 500 के बीच, या 1 से लेके 1000 के बीच, आप एक एग्ज़ाम में आया रेलवे में, एनटीपीसी में, या हाँ एनटीपीसी में आया है, रेलवे के एनटीपीसी में आया है। बोला कि 1 से लेके 1000 तक के बीच कितना परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, कितना है परफेक्ट स्क्वायर? तो भाई 1 से और 1000 तक, ठीक है। तो 1 के बाद वो जो पहला संख्या है वो 2 का है परफेक्ट स्क्वायर 4, ठीक है। अब आपको 2 से गिनना है, ध्यान दीजिए, 2 से गिनना है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। 2 से गिनना है और 3, 4, 5, 6। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका 1000 से कम रहे, 1000 से कम रहे। कौन सा नंबर है? आप कहेंगे सर 30 का कितना होता है स्क्वायर? 900। 31 का कितना होता है? 961। 32 का कितना होता है? 1024। तो 32 का स्क्वायर जैसे देखिए 1024, 1000 पार हो गया ना। मतलब 2 से लेके 31 तक, भाई जोड़ दो कितना नंबर है। 2 से लेके 31 तक के गिनती में कितना संख्या है? कमेंट में उत्तर बता दीजिए आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये सब क्वेश्चन डाल देता है दिमाग का दही बनाने के लिए, बहुत आसान होता है, एकदम पैटर्न पे बेस्ड सवाल है। कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव नंबर्स इज 365, द सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट? 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो भाई उनका, उन तीनों नंबर्स का सम क्या है? 2 तरीका से बताते हैं। पहला तो बेसिक में कैलकुलेशन आपका जाएगा। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर ओबियसली x+1 होगा और तीसरा नंबर x+2 होगा। अब भाई साहब सबका स्क्वायर कीजिए और सबको जोड़िए तो कितना आता है? 365। अब ये आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बनेगा, वहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बोला कि जो नंबर है ना वो लगातार है, ठीक है। जैसे कि हम अगर 5 लिए तो 5, 6, 7 लगातार, 3, 4, 5 लगातार, 7, 8, 9 लगातार, 10, 11, 12 लगातार, ऐसे, ठीक है। तो अब भाई आप यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो, मज़ा आ जाएगा। देखो नंबर ना 9, 10 के आसपास ही आपको लेना है, क्योंकि 365 तक जाना है। तो अगर 4, 5, 6 लेंगे तो 365 तक नहीं पहुंच पाएंगे, 7, 8, 9 लेंगे 365 तक नहीं हो पाएंगे। ये एकदम स्क्वायर का खेला है, सिंपल सा बात है। अगर हम 10, 11, 12 लिए तो ये हो गया 100, इसका स्क्वायर 121 और इसका स्क्वायर 144। तेरा जोड़ दो 100, 200, 300 और 44 और 21 65। तो भाई नंबर मेरा 10 + 11 + 12 30 और 3 33, इनका सम। ये था आपका हिट एंड ट्रायल। अब बात रहा कि भाई इसका बेसिक, तो देख लो, इसका स्क्वायर लगा लो, इसका स्क्वायर लगा लो, ये हो जाएगा x² + x² + x + 1 +
एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ प्लस 2x होगा, 2x प्लस 4x बराबर 365। ये हो जाएगा 1 2 3 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया और 4 6x प्लस आपका हो गया 4 और 1 5 बराबर 365। 5 उधर घट जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 360, मतलब माइनस 360 और ये बराबर हो जाएगा 0। इसको तोड़िए, एक बार इसको 3 से हटा देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 18 दूना 36, तो ये 18 180 बराबर 0। अब इसको तोड़ते रहिए, x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में है? तो ऐसे बनाना था इस सवाल को। तो ऐसे आपको नहीं बनाना था, आपको ना सोच लेना था कि 3 लगातार संख्या है और उनके स्क्वायर का जब सम करते हैं तो 365 है और नंबर ना लगातार है। अगर बोलता कि कोई 3 संख्या है तब तो बहुत मुश्किल था, लगातार बोला है, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बस आपको 365 के आसपास पहुंचना था। तो भाई वो तो नंबर 10 के बाद ही होगा, 9 10 के आसपास से ही शुरू होगा। ठीक है, इधर तो कोई चांस नहीं है कि कोई 3 नंबर को जोड़ के हम जो है 365 ले आए। अगर इससे बड़ा रहता तो आगे देखते। इज द लास्ट क्वेश्चन और आज 11 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो सिंप्लीफाइड वैल्यू, सर्ट्स एंड इंडिसेस के जैसा सवाल है, उसी चैप्टर से आता है रूट वाला सवाल। ठीक है, तो भाई इसको आप तोड़ते जाओ और इसका उत्तर आप बताते जाओ। सिंपल सा बात है, रूट 32, रूट 48, रूट 8, रूट 12, इनका जब फैक्टर होगा ना तो कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे कि 32 को 16 गुना 2 मतलब ये हो जाएगा 4 रूट 2, सिंपल है। प्लस ये 16 4 रूट 3 अपॉन नीचे देखो 2 रूट 2 प्लस 12 को 4 इंटू 3 मतलब 2 रूट 3। अब देखो ऊपर से 4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन नीचे से 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ भी रूट 2 प्लस रूट 3। तो जो झंझट वाला हिस्सा है वो तो हट गया और ये इसका 2 क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो भाई साहब 11 गुना 20 11 दूना 22 220 क्वेश्चन आपका रेडी हो गया आज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।